कल्याण सिंह भले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए हों, लेकिन अपने पीछे वो नाजुक मोड़ छोड़ गए हैं जो भविष्य की राजनीति के इतिहास का अहम हिस्सा होंगे। इसमें दो राय नहीं कि अगर कल्याण सिंह के रास्ते में ये नाजुक अध्याय ना आते तो कल्याण सिंह देश की राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर होते। अब भविष्य में जब भी कल्याण सिंह की बात होगी, उनके जीवन के इन 5 अध्यायों बाबरी मस्जिद, वाजपेयी जी, कुसुम राय, यूपी सीएम और शिव प्रकाश शुक्ला पर चर्चा जरूर होगी। तो आइए इन सब में हम सबसे पहले उनके सीएम बनने की कहानी जानते हैं। कल्याण सिंह बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अध्यापक की नौकरी करने के साथ साथ राजनीति भी जारी रखी। साल 1967 में वे जनसंघ के टिकट पर अतरौली सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे और साल 1980 तक लगातार इसी सीट से जीतते रहे। आगे चलकर जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ और साल 1977 में यूपी में जनता पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। हालांकि साल 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को हार का सामना करना पड़ा। जब साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो उन्हें पार्टी का प्रदेश महामंत्री बनाया गया। इसके बाद अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने गिरफ्तारी देने के साथ ही कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का काम किया। इस आंदोलन में उनकी छवि राम भक्त की बन गई और वे पूरे यूपी में लोकप्रिय हो गए। इसी वजह से साल 1991 में जब यूपी में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद बाबरी विध्वंस की कहानी शुरू हुई। उस दौर में एक तरफ मंडल आयोग के समर्थन और विरोध में लहर थी, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था। मुलायम सिंह यादव के यूपी सीएम रहते हुए 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई गई। इस गोलीबारी में कई कार सेवकों की मौत हुई। इसका पूरा ठीकरा मुलायम सिंह के सर फोड़ा गया। बीजेपी ने तब कल्याण सिंह को मुकाबला करने के लिए आगे किया। कल्याण सिंह ने इसे मुद्दा बना दिया और जातिगत समीकरणों के आधार पर पार्टी को खूब फायदा पहुंचाया। नतीजा ये रहा कि कल्याण सिंह ने साल 1991 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। कल्याण सिंह जैसे ही मुख्यमंत्री बने वे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अयोध्या दौरे पर पहुंचे और वहीं पर राम मंदिर निर्माण की कसम खाई। महज चंद महीनों बाद वो दिन आया जब 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद ढहा दी। मस्जिद गिरते ही कल्याण सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद कल्याण सिंह ने मीडिया में एक बयान दिया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस राम की मर्जी थी। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। यह सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उसका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान, राम मंदिर के लिए एक क्या सैकड़ों सत्ता को ठोकरें मार सकता हूं। केंद्र सरकार कभी भी मुझे गिरफ्तार करवा सकती है क्योंकि मैं ही हूं जिसने अपनी पार्टी के बड़े उद्देश्य को पूरा किया है। इसी घटना के साथ ही कल्याण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच तकरार की खबरें आने लगी। इन दोनों नेताओं ने आरएसएस से निकलकर जनसंघ से होते हुए बीजेपी का गठन किया और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। एक समय में उन्हें वाजपेयी के विकल्प के तौर पर भी देखा जाने लगा, लेकिन कल्याण सिंह धैर्य से काम नहीं ले पाए। बाद में कल्याण सिंह कहा करते थे कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की स्वीकार्यता उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो अटल बिहारी वाजपेयी मुझे हटा नहीं सकते थे और इस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। बाद में बीजेपी को अलविदा कह दिया। कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के
बीच रस्साकसी की बुनियाद साल 1997 के दौर में पड़ी। साल 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला। इसके चलते यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। लेकिन 4 महीने बाद साल 1997 में बीएसपी और बीजेपी के बीच सरकार बनाने के लिए 6-6 महीने के मुख्यमंत्री का फॉर्मूला तय हुआ। इसके बाद साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई। कांशीराम ने वाजपेयी से सदन में समर्थन देने का वायदा किया था, लेकिन कल्याण सिंह के प्रकरण के चलते बसपा सदन से वॉकआउट कर गई। इसके बाद जब साल 1999 में मध्यावधि लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तब कुछ ऐसे बयान सामने आए जिससे दोनों नेताओं के बीच दूरी का अंदाजा लगाया गया। साल 1999 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल हुआ कि आपको पक्का भरोसा है अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस पर कल्याण सिंह ने कहा था कि मैं भी चाहता हूं कि वे प्रधानमंत्री बने, लेकिन पीएम बनने के लिए पहले सांसद भी बनाने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी को साजिशकर्ता और ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्ति भी करार दिया था और यह भी कहा था कि अटल जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए राम मंदिर मुद्दों को तिलांजलि दे दी। वह बीजेपी को खत्म करने पर उतारू हैं। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के चलते कल्याण सिंह को बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी से निष्कासित कर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। बावजूद इसके कल्याण सिंह ने वाजपेयी के खिलाफ बयानबाजी बंद नहीं की। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे ने कल्याण सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। इसके बाद कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में 4 सीटें आईं। इसके बाद वे मुलायम सिंह की सरकार में शामिल हो गए, लेकिन साल 2004 में उन्हें वाजपेयी फिर बीजेपी में ले आए और 2007 में उन्हें बीजेपी ने दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। लेकिन अब ना तो उनका पहली की तरह सियासी असर रहा और ना ही तेवर। ऐसे में बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी। इसके बाद कल्याण सिंह का बीजेपी से मोह भंग हो गया और 2009 में पार्टी छोड़ दी। बीजेपी छोड़ने के बाद कल्याण सिंह ने सपा के साथ हाथ मिलाया। मुलायम के समर्थन से कल्याण सिंह तो जीत गए, लेकिन सपा को करारी हार झेलनी पड़ी। इसके बाद कल्याण सिंह ने दोबारा से अपनी पार्टी को मजबूत किया और साल 2012 के चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी उन्हें करारी मात खानी पड़ी। उसके बाद साल 2014 में बीजेपी में वापसी की और कसम खाई कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अब वो बीजेपी में ही रहेंगे। मोदी सरकार बनने के बाद उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। कल्याण सिंह के नाजुक दौर की अगली कहानी शुरू होती है बीजेपी नेता कुसुम राय की खुली बगावत से। बताया जाता है कि कल्याण सिंह के राजनीति ढलान की वजह उन्हीं की पार्टी की एक नेता कुसुम राय थी, जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय क्रांति की मिलीजुली सरकार में कैबिनेट मंत्री थी और वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह को हटाने की मांग उठने लगी और यूपी में वाजपेयी के सभी करीबी नेता कल्याण सिंह के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। उस दौरान सभी नेताओं को एकजुट करने में कुसुम राय ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। लखनऊ की पार्षद रही कुसुम राय एक जमाने में बहुत पावरफुल मानी जाती थी और तमाम सियासी फैसलों में दखल दिया करती थी। इसके चलते पार्टी के तमाम नेता नाराज थे, लेकिन कल्याण ने किसी की परवाह नहीं की और शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री के बदले केंद्र में जाने का ऑफर किया। केंद्रीय नेतृत्व के दखल और दबाव के बाद उन्होंने 12 नवंबर 1999 को इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह सीतापुर से आने वाले राम प्रकाश गुप्त को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद कल्याण सिंह ने सार्वजनिक रूप से अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। कल्याण के अगले नाजुक मोड़ की कहानी में डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री हुई, जब उसने कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली और उसकी मौत कल्याण सिंह को भारी पड़ गई। एक समय में बिहार और
यूपी में दहशत का पर्याय बन चुके श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कहा जाता है कि उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली थी और 25 साल के इस युवा बदमाश लड़के से निपटने के लिए एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करना पड़ा। सितंबर 1988 को एसटीएफ ने इस टांग को मुठभेड़ में मार गिराया। श्री प्रकाश शुक्ला के कुख्यात बनने की कहानी साल 1993 से शुरू हुई, जब उसने पहली बार एक शख्स को भरी बाजार में गोली मारी। बताया जाता है कि मारे गए शख्स ने श्री प्रकाश की बहन के साथ छींटाकशी की थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद वह बैंकॉक भाग गया और वापस लौटने के बाद बिहार के मोकामा पहुंचकर सूरजभान गैंग ज्वाइन कर लिया और वहां से कुख्यात माफिया बनकर निकला। श्री प्रकाश शुक्ला ने साल 1997 में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही को लखनऊ में दिन दहाड़े गोली मारी। इसके बावजूद साल 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से भून दिया। कहा जाता है कि श्री प्रकाश देश का पहला ऐसा बदमाश था जिसने अपराध जगत में पहली बार AK-47 का प्रयोग किया।